हम लोग पढ़ रहे थे मराठा, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बड़ा टॉपिक है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का। गुड इवनिंग अनुप्रिया, गुड इवनिंग। तो एक बड़ा टॉपिक है ना, मराठा और अंग्रेजों की मराठों पर विजय। ठीक है, पीडीएफ शेयर कर दिया गया है, आप लोग ऐप चेक नहीं करते हो, ऐप चेक किया करो। पीडीएफ शेयर कर दिया गया है मराठा साम्राज्य का बाइलिंगुअल, दोनों भाषाओं में, तो वहां से आप उसे ले लीजिएगा और नोट्स बनाते चलिए, हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा आपको आती हो। ठीक है, तो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने दिल्ली की संधि पढ़ा था और पेशवाओं का शासन शुरू हो चुका था। पेशवाओं का शासन शुरू हो चुका था, दिल्ली की संधि हम लोगों ने पढ़ ली थी। और इसमें एक चीज और है, इसमें जैसे अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन एक टॉपिक और शुरू कर देता हूं, तो 2 टॉपिक हमारे शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कमिंग वीक होगा, आने वाला जो सप्ताह होगा, उसमें हम ये प्लान करने जा रहे हैं 3 दिन हिस्ट्री और 3 दिन एक और दूसरा टॉपिक। ओके, और टेस्ट पेपर सभी ने नहीं दिया है। कल हमने एक टेस्ट पेपर डाला था, वो आप सभी लोगों ने सॉल्व नहीं किया है, सॉल्व करिए उसको। ठीक है, हाँ सभी लोग सॉल्व करिए, ऐप चेक करते रहा करिए, बीच में नोटिफिकेशन तो आता ही होगा जब कोई चीज वहां पर डाली जाती है। ठीक है, तो चलिए, खैर हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली की संधि। तो दिल्ली की संधि बालाजी विश्वनाथ ने की थी, बालाजी विश्वनाथ ने। तो वो सुप्रिया मैंने दिया है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो बालाजी विश्वनाथ ने दिल्ली की संधि की थी, जो मराठा साम्राज्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, जिसे मराठा साम्राज्य के लिए क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा किसने बोला है, रिचर्ड टेम्पल ने। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ के बाद जो अगला पेशवा होगा वो बालाजी विश्वनाथ का लड़का। तो बालाजी विश्वनाथ का लड़का होता है बाजीराव फर्स्ट, ये 1720 से 1740। तो अगला पेशवा यहाँ पर हम लोग देखेंगे बाजीराव फर्स्ट। तो पेशवा बाजीराव फर्स्ट, ये 1720 से 1740। 1720 तक था कौन, बालाजी विश्वनाथ, और अब उसका लड़का होगा बाजीराव फर्स्ट। तो यहाँ पर पेशवा का पद कैसा हो गया, ये हेरिडेटरी हो गया, मतलब ये वंशानुगत हो गया। इसके पहले पेशवा का पद वंशानुगत नहीं था। और प्रीवियस लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर जो 3rd या 4th जो भी होगा, उसमें हमने आपको बताया था पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। किसके फैमिली में, बालाजी विश्वनाथ की फैमिली में पेशवा का पद कैसा हो गया, वंशानुगत हो गया, हेरिडेटरी हो गया। ठीक है, तो जैसे ही पेशवा का पद वंशानुगत होगा, वैसे ही समस्याएं क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। और जैसे ही योग्य पेशवा आएगा, छत्रपति उतना योग्य नहीं होगा, तो पेशवा क्या करेगा, छत्रपति पर धीरे धीरे डोमिनेंट हो जाएगा। तो वो सिस्टम यहाँ पर आप सीखोगे। तो बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740, पेशवाओं का काल इस समय मराठों में चल रहा है, छत्रपति को धीरे धीरे लोग भूलने लगेंगे। ठीक है, तो इसमें साहू ने बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव प्रथम को पेशवा के रूप में अपॉइंट किया, है ना। पेशवा को अपॉइंट कौन करता था, छत्रपति करता था भाई, है ना, मराठा किंग। तो इसको अपॉइंट किया जाएगा, और इसके अधीन मराठा शक्ति अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाती है, मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। तो मराठा शक्ति अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है किस पेशवा के काल में, बाजीराव प्रथम के काल में। तो मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर, शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, क्लाइमेक्स पर पहुंच जाती, चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। ठीक है, इंग्लिश वाले आप टेंशन मत लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। तो ये बाइलिंगुअल पीडीएफ शेयर कर दिया गया है, थोड़ा बचा है वो आज कर दिया जाएगा। तो अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच जाती है मराठा पावर। ठीक है, और इन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की पॉलिसी फॉलो की। उत्तर दिशा में, ध्यान से समझिएगा, उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की नीति का अनुसरण किया, आगे बढ़ने की नीति का
अनुसरण किया, नीति का अनुसरण किया। देखो, मैप के माध्यम से हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, ये मैप बहुत अच्छा तो नहीं बना लेकिन बन गया है, ठीक है। तो ये विंध्याचल पर्वत और इधर ये मराठा क्षेत्र था, महाराष्ट्र, यहाँ पर मराठों का क्षेत्र था दक्षिण में। लेकिन जब बाजीराव फर्स्ट पेशवा बनता है तो ये मराठों को उत्तर की ओर आगे बढ़ाता है, यानी नॉर्थ में मराठा एम्पायर को एक्सपेंड करने की पॉलिसी कौन शुरू करता है? बाजीराव फर्स्ट। इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछेगा कि वो कौन सा पेशवा था जिसने मराठा साम्राज्य को उत्तर दिशा में एक्सपेंड करने की पॉलिसी का अनुसरण किया था, तो वो था बाजीराव फर्स्ट। और बाजीराव फर्स्ट जानते हो क्या कहता है? बाजीराव फर्स्ट एक्चुअल में ये मराठा एम्पायर को कहां तक ले जाना चाह रहा है? ये कटक से लेकर अटक तक ले जा चाह रहा है, कटक उड़ीसा और अटक पाकिस्तान। तो ये मराठा एम्पायर को कहां तक फैलाना चाह रहा है? अटक तक, यानी कटक से अटक, ये कटक से अटक, कटक उड़ीसा और अटक पाकिस्तान, ठीक है। तो ये बोलता है इसमें बाधा कौन बनेगा? तो उत्तर को जब ये अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा बाजीराव फर्स्ट, तो यहाँ पर कौन सबसे बड़ा बाधा या बैरियर कौन होगा? तो बैरियर होगा मुगल। कौन होंगे? मुगल शासक। और इस समय जो मुगल शासक हैं वो अब कमजोर हो चुके हैं। 1740 की बात है, 1720 से 1740 ये दौर चल रहा है। तो इस समय मुगल बादशाह होगा मोहम्मद शाह रंगीला। कौन होगा? मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला एक ऐसा मुगल बादशाह है जो बहुत शक्तिशाली नहीं है। तो अब मुगल एम्पायर कैसा हो चुका है? कमजोर हो चुका है। तो इस टाइम मुगल शासक बाधा तो है, बट ये मुगल शासक कैसे हो चुके हैं? कमजोर। कैसे हो चुके हैं? कमजोर हो चुके। अब ध्यान से समझना, बाजीराव फर्स्ट कहता है कि आओ इस खोखले वृक्ष पर, ध्यान से समझना, बाजीराव प्रथम क्या कहता है? आओ इस खोखले वृक्ष के तने पर, कमजोर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए, चोट किया जाए तो इसकी शाखाएं स्वयं ही सूख जाएंगी। क्या बोला? आओ इस खोखले वृक्ष यानी कमजोर वृक्ष के तने पर प्रहार करें तो इसकी जो शाखाएं हैं वो स्वतः ही सूख जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो खोखला वृक्ष किसको कह रहा है? मुगल साम्राज्य को कहता है। कौन? बाजीराव प्रथम कहता है कि मुगल साम्राज्य अब खोखला हो चुका है। तो खोखला वृक्ष है, कमजोर वृक्ष है, इसके तने पर प्रहार कर दीजिए, चोट मार दीजिए तो इसकी शाखाएं अपने आप ही सूख जाएंगी, सूख कर गिर जाएंगी। मतलब मुगलों के जो सहयोगी हैं वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। तो ये कौन बोला? बाजीराव प्रथम। और कहता है इस पर प्रहार करेंगे तो मराठा साम्राज्य उत्तर की ओर फैल जाएगा, नॉर्थ की ओर मराठा साम्राज्य फैल जाएगा। तो शाहू जानते हो क्या कहता है? ये शाहू, शाहू इस समय कौन है? छत्रपति है भैया। शाहू कौन है? ये छत्रपति है, ये मराठा किंग है और पेशवा बाजीराव प्रथम है, ठीक है। तो पेशवा अष्ट प्रधान का सदस्य होता है, लेकिन इस समय पेशवा छत्रपति से ज्यादा योग्य है। तो जानते हो शाहू क्या कहता है? इसका जोश बढ़ाता है बाजीराव प्रथम का। तो जैसे ही बाजीराव प्रथम ने बोला कि आओ इस खोखले वृक्ष के तने पर प्रहार करें तो इसकी शाखाएं स्वयं ही नष्ट हो जाएंगी, सूख जाएंगी, तब शाहू कहता है बाजीराव प्रथम को, एक जोश भरता है, कहता आप निश्चय ही एक योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं और आप मराठा पताका को कटक से अटक तक ले जाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो जोश भर देता है कि आप निश्चित ही एक योग्य पिता के एक योग्य पुत्र हैं। आपके पिता बालाजी विश्वनाथ भी योग्य थे और आप भी योग्य हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप मराठा एम्पायर को, मराठा पताका को आप कटक से लेकर अटक तक फैला देंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाजीराव प्रथम को
बाजीराव प्रथम को योग पिता का योग पुत्र किसने कहा? तो कौन था पेशवा? शाहू था। ये कुछ इस तरीके के यहाँ पर बातचीत चल रही है। तो इतना डिस्कस करने का मेरा मतलब यही था कि आपसे क्वेश्चन यही पूछ देगा कि उत्तर दिशा में आगे बढ़ने की नीति किस मराठा पेशवा की थी? तो वो थी बाजीराव प्रथम की थी। आई होप कि ये बातें आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। अब चूंकि ऐसी बातें बोल रहा है तो इसका मतलब ये लड़ाकू पेशवा है, तो बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के रूप में जाना जाता है। लड़ाकू पेशवा कहते ये एक ऐसा पेशवा था जो बहुत ज्यादा लड़ाकू था। तो लड़ाकू पेशवा के रूप में किसको याद किया जाता है? बाजीराव प्रथम को एक लड़ाकू पेशवा के रूप में याद किया जाता है। और बाजीराव प्रथम ने बृहद महाराष्ट्र की नींव डाली, है ना, इसने बृहद महाराष्ट्र की नींव डाली। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महाराष्ट्र की नींव डाली, बृहद महाराष्ट्र की नींव इसने डाल दी। और हिंदू पद पादशाही के आदर्श का प्रचार किया और उसे लोकप्रिय बना दिया। हिंदू पद पादशाही, ये आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है, मैं साइड हो जाता हूं, पूरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो इसने हिंदू पद पादशाही, हिंदू पद पादशाही के आदर्श का अनुसरण किया, इसका प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बना दिया। हिंदू पद पादशाही के आदर्श का प्रचार किया और उसे लोकप्रिय बना दिया, और उसे लोकप्रिय बना दिया, पॉपुलर बना दिया, लोकप्रिय बनाया। अब ये जो आइडियल था, ये जो आदर्श था, हिंदू पद पादशाही का जो आदर्श था, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये शिवाजी के द्वारा दिया गया था। तो शिवाजी की ये अवधारणा थी, आपको मैं पढ़ा चुका हूं, शिवाजी की ये अवधारणा थी, कॉन्सेप्ट थी। और इस कॉन्सेप्ट को लोकप्रिय किस पेशवा ने बनाया? तो किसने बनाया? बालाजी विश्वनाथ का बेटा बाजीराव फर्स्ट। अब आपसे क्वेश्चन यहां से कैसे पूछ देगा कि शिवाजी के बाद हिंदू पद पादशाही के आदर्श को किसने लोकप्रिय बनाया? तो आंसर क्या होगा? बाजीराव प्रथम। तो आपको लग रहा है कि बाजीराव प्रथम एक योग्य पेशवा है, ये इतना ज्यादा योग्य होगा कि ये छत्रपति पर डोमिनेंट हो जाएगा। तो अपने नीचे वाला व्यक्ति बहुत योग्य भी नहीं होना चाहिए। क्यों? इतिहास तो हमें बता रही है, अगर हमारे नीचे वाला व्यक्ति हमसे ज्यादा योग्य हो गया तो वो हम पर डोमिनेंट हो जाएगा, और ऐसा ही आगे चलकर होगा भी, है ना। तो जिस दिन शाहू खत्म हो जाएगा तो जो अगला पेशवा बनेगा वो इतना योग्य होगा नहीं, जो अगला छत्रपति बनेगा साहू के बाद वो इतना योग्य होगा नहीं। तो ये जो पेशवा होंगे ये छत्रपति पर क्या हो जाएंगे? डोमिनेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी वो समय आएगा। ठीक है, तो ये जो हिंदू पद पादशाही की बात कर रहा है और उत्तर की ओर मराठा साम्राज्य के प्रसार की बात कर रहा है, जो मराठा पताका को कटक से अटक तक फहराने की बात कर रहा है, तो उसने किया तो होगा, और किया होगा तो बहुत सारे युद्ध भी हुए होंगे, है ना। तो लड़ाकू पेशवा तो है ही, तो युद्ध भी बहुत सारे यहाँ पर हुए होंगे। तो अब आप देखिएगा ये मराठा एक बृहद महाराष्ट्र की नींव क्या कर रहा है? एक बृहद महाराष्ट्र, एक बड़े महाराष्ट्र की नींव इसने डाली। तो आसपास ये अपने साम्राज्य को क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, प्रसार करेगा। तो इसके निजाम से क्या संबंध होंगे? आइए एक बार हम मैप पर यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि मेरा पढ़ाने का तरीका है। तो ये है महाराष्ट्र, ठीक है, और इधर हैदराबाद का निजाम है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। हैदराबाद का कौन? निजाम, ठीक है, निजाम। तो ये जो हैदराबाद का निजाम है, हैदराबाद की स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क ने। तो स्वतंत्र हैदराबाद जो राज्य था, इसकी स्थापना किसने की थी? निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क, याद आ रहा होगा आप लोगों को, निजामुल मुल्क, ठीक है, इसने की। ठीक है, तो हैदराबाद के शासकों को निजाम कहते हैं। ठीक है, वैसे इसका निजामुल मुल्क का नाम चिनक्लिच खां भी था। क्या नाम था? चिनक्लिच खां। तो अब
मराठों के संबंध हैदराबाद के निजाम से कैसे रहे, इस बात को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये मुगल साम्राज्य का एक सूबा हुआ करता था हैदराबाद, और इसको मुगल साम्राज्य से किसने अलग कर लिया था? निजामुल मुल्क ने एक स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना कर दी थी। ठीक, तो अब आप देखिएगा यहाँ पर बाजीराव और हैदराबाद के निजाम के संबंध, बाजीराव फर्स्ट और हैदराबाद के निजाम के बीच संबंध, निजाम के बीच कैसे संबंध रहे, इस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक, देखिए एक बाजीराव फर्स्ट है, एक बाजीराव सेकंड भी होंगे जो अंतिम पेशवा होंगे, बाजीराव सेकंड। तो बाजीराव फर्स्ट जितना योग्य होगा, बाजीराव सेकंड उतना ही अयोग्य हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो बाजीराव फर्स्ट के हैदराबाद के निजाम के साथ क्या संबंध थे? बात है, देखो ये एक्चुअल में जो हैदराबाद का निजाम है, निजामुल मुल्क, ये स्वतंत्र हो चुका है। तो एक मुगल सूबेदार था जिसका नाम था मुबारिज खां, मुगल सूबेदार, नाम समझिएगा, मुगल सूबेदार। ये बात इस समय 1738 की, सॉरी नहीं 38 नहीं 24, ठीक है। तो ये बात है 1724 के आसपास की। ठीक, समझिएगा ध्यान से। एक मुगल सूबेदार था मुबारिज खां, मुगल सूबेदार नाम क्या था? मुबारिज खां, मुबारिज खां। ये मुबारिज खां इसको परेशान कर रहा था, इसको परेशान कर रहा था, ध्यान से समझिएगा, परेशान कर रहा था। तो इसने हैदराबाद के निजाम अर्थात निजामुल मुल्क ने मराठों से संपर्क किया बाजीराव प्रथम से, कि बोला यार हमारी तुम मदद करो, ये हमें परेशान कर रहा है। तो बाजीराव फर्स्ट इसकी मदद करता है। ठीक है, तो बाजीराव फर्स्ट हैदराबाद के निजाम का पक्ष लेता है। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये निजाम? मराठों के सहयोग से, मराठों के सहयोग से हमला कर देगा मुगल सूबेदार मुबारिज खां से के ऊपर, और मुबारिज खां उसमें पराजित हो जाएगा। तो ये बात है 1724 की, और जो ये युद्ध होगा उस युद्ध का नाम होता है सुकरखेड़ा का युद्ध। तो 1724 में कौन सा युद्ध होता है? सुकरखेड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ सुकरखेड़ा 1724 में। किसके किसके बीच में हुआ? तो ये हुआ मुगल सूबेदार मुबारिज खां, मुगल सूबेदार कौन है? मुबारिज खां, मुबारिज खां। और किसके बीच में होगा? ये होगा निजाम, निजाम, और निजाम का सहयोगी कौन है? मराठा। और मराठा में इस समय वास्तव में हेड कौन है? बाजीराव प्रथम। मराठा यहाँ पर कौन है? बाजीराव फर्स्ट। पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे से समझिएगा। ठीक है, तो अब इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? तो जो लड़ाकू पेशवा है जिधर होगा उसी की विजय होगी। तो यहाँ पर मुबारिज खां पराजित हो जाता है, मुबारिज खां पराजित हो जाता है, मुबारिज खां यहाँ पर पराजित हो गया। अब निजाम ने अपने विरोधी मुबारिज खां को पराजित कर दिया मराठों के सहयोग से। कौन सा युद्ध हुआ? सुकरखेड़ा का। कब? 1724 में। अब दक्कन में, फिर से ये मैप यहाँ पर हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे। ठीक है, ये यहाँ पर मराठा और इधर ये, तो ये हो गया मराठा और ये हो गया निजाम का क्षेत्र। ठीक है, तो निजाम को चैलेंज कौन कर रहा था? मुबारिज खां तो पराजित हो गया। तो अब ये जो हैदराबाद का निजाम है ये अपने आप को दक्कन में एक स्वतंत्र शासक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर देता है। तो ये अपने आप को स्वतंत्र शासक के रूप में प्रस्तुत कर देता है। तो निजामुल मुल्क ने दक्कन में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो इस युद्ध के बाद क्या होगा? निजाम ने या निजामुल मुल्क
निजाम उल मुल्क, ये नाम याद कर लीजिएगा, निजामुल मुल्क बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। निजामुल मुल्क ने दक्कन मतलब ये साउथ में है ना, तो दक्कन में अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की, स्वतंत्र सत्ता की क्या कर ली, स्थापना कर ली, ठीक है। ये अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देता है डेक्कन में, ठीक है। अब क्या होगा कि इसको लगेगा किसको, निजाम को, कि हमने मराठों से मदद ली थी, तो मराठों से मदद ली थी और हम अपने आप को दक्कन में स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित कर पाए। अब इसको लगता है कि अगर हमने इनसे मदद ली थी तो इनका एहसान चुकाना पड़ेगा, तो इसने सोचा कि अब एक काम करते हैं कि अब हमारा जो समय था वो निकल गया, अब तो हम स्वतंत्र शासक बन गए, तो अब हम मराठों को भी चैलेंज कर दें। तो इसने क्या किया, मराठों को चैलेंज करना शुरू किया, और जैसे ही मराठों को चैलेंज करना शुरू किया, तो जैसे ही मराठों को चैलेंज करना शुरू किया, तो मराठों को चैलेंज करना शुरू किया, तो समझते हो मराठों में बैठा कौन है, बाजीराव फर्स्ट लड़ाकू पेशवा, तो वो तो निजाम को निकल जाएगा एक झटके में। तो अब निजाम देखिए कितना चालाक है। इसके बाद निजामुल मुल्क मराठों के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा, मराठों के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया, ठीक है। और चौथ देने से इनकार कर दिया, चौथ देने से इनकार कर दिया। देखिए जो निजामुल मुल्क था वो मराठों को चौथ देता था, क्यों, क्योंकि 1719 की संधि, आपको कल हमने दिल्ली वाली संधि पढ़ाई थी, उसमें क्या बताया था, हुसैन अली ने मराठों को दक्कन के 6 सूबों से चौथ वसूलने का राइट दिया था, याद आ रहा है प्रीवियस लेक्चर में, ट्रीटी ऑफ दिल्ली। तो उन दक्कन के 6 सूबों में से एक हैदराबाद भी था, ठीक है। तो अब निजाम क्या कह रहा है कि अब हम तुम्हें चौथ नहीं देंगे, तो बाजीराव प्रथम क्या कहेगा, अरे हम तुमसे वसूल लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद निजाम ने मराठों के विरुद्ध अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र रचना शुरू किया और चौथ देने से इनकार कर दिया, चौथ देने से मना कर दिया। तो मना कर दिया, जब चौथ देने से मना कर देगा तो क्या बाजीराव प्रथम उसका वेलकम करेगा, स्वागत करेगा, है ना, स्वागत तो नहीं करेगा, सबक सिखाएगा। तो यहां से क्या होगा, इसकी वजह से इसका परिणाम क्या होगा भैया, इसका परिणाम होगा मराठा नाराज होंगे, क्यों मराठा नाराज, अच्छा अभी हम तुम्हें, अगर तुम्हारी हम मदद कर सकते हैं तो तुम्हें हम उखाड़ के फेंक भी सकते हैं, ठीक है। मराठा नाराज, तो ये जो निजाम के बीच मराठों के संबंध यहां पर कैसे हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और परिणाम क्या होगा, बाजीराव प्रथम इसके ऊपर हमला बोल देगा, तो फिर एक नया युद्ध होगा, ठीक है। तो वो जो युद्ध होगा उसे पालखेड़ा का युद्ध बोला जाता है, क्या बोलते हैं, पालखेड़ा का युद्ध। तो मराठा नाराज और फलता क्या होगा, एक युद्ध होगा जिसे कहते हैं पालखेड़ा का युद्ध या पालखेड़ का युद्ध, और ये होगा इसके 4 साल बाद, ये 1724 हुआ था सुकरखेड़ा का, और पालखेड़ा वाला होगा 1728 को, ठीक है। तो पालखेड़ा का युद्ध यहां पर हम लोग अब देखते हैं। तो आप लोग बताइए, इतनी बातें आपको समझ में जो यहाँ पर पढ़ाई जा रही है अभी तक, इतनी सारी बातें जो आपको बताई गई हैं, जी बोले, यस सर, समझ में आ गई, ये क्लियर है, यस सर क्लियर है। ओके 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 ओके।
चलिए अच्छा है। तो चूंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पर हिस्ट्री, तो इसलिए चीजें आप आराम से एक बार कीजिए तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। कोई मिनट में इसको, हाँ। तो अब हम बात करेंगे कौन से युद्ध की? पालखेड़ा का युद्ध या पालखेड़ का युद्ध। तो किसके किसके बीच होगा भैया? मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच। तो ये सब लिंक है, तो इसको लिंक करके आप देखिए। तो पालखेड़ा का युद्ध, बाजीराव प्रथम वर्सेस निजामुल मुल्क। पालखेड़ा का युद्ध 1728 1728 है ना। तो बाजीराव फर्स्ट वर्सेस निजामुल मुल्क, निजाम उल मुल्क, निजामुल मुल्क। अब परिणाम क्या होगा? रिजल्ट क्या निकलेगा भैया? रिजल्ट निकलेगा निजामुल मुल्क की पराजय। निजामुल मुल्क यहाँ पर पराजित हो जाता है। तो हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहे हैं निजाम, निजाम की पराजय। तो बाजीराव फर्स्ट निजाम को पराजित कर देता है पालखेड़ा के युद्ध में। चाहे तो इसे खत्म कर देगा, लेकिन अभी खत्म नहीं करेगा। जैसे ये पराजित हो जाएगा तो इससे संधि करेगा, ठीक है। तो निजाम की पराजय और परिणाम क्या होगा इसका? निजाम को बाजीराव प्रथम एक संधि करने के लिए मजबूर कर देगा। तो परिणाम क्या होगा? संधि। और इस संधि को इतिहास में बोला जाता है मुंगी शिव गांव की संधि 1728। तो इस संधि का नाम क्या है? तो ये जो संधि होगी उस संधि को क्या बोलते हैं? मुंगी शिव गांव की संधि, मुंगी शिव गांव की संधि, ट्रीटी ऑफ मुंगी शिव गांव। ये होगा 1728। तो पालखेड़ के युद्ध के बाद होती है ये संधि, ठीक है। तो पालखेड़ का पहले युद्ध हुआ 28 में और उसके बाद तुरंत संधि होगी। तो पहले युद्ध फिर संधि, क्रोनोलॉजी आती है ना, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में जो हिस्टोरिकल जो इवेंट है वो पूछी जाती है क्रोनोलॉजी में, तो ध्यान रखिएगा। तो पहले सुकरखेड़ा का युद्ध, फिर पालखेड़ा का युद्ध और फिर मुंगीसियू गांव की संधि। तो मुंगीसियू गांव की संधि में कौन डोमिनेंट दिखेगा? बाजीराव। किसके ऊपर? निजाम के ऊपर। तो बाजीराव प्रथम कुछ शर्तें रखेगा, है ना, और उन शर्तों को स्वीकार करेगा कौन? ये निजाम। तो बाजीराव प्रथम जानते हो इस संधि में शर्त क्या रखता है? तो इसकी शर्तें क्या है ना, इसकी कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, तो बाजीराव फर्स्ट कहता है कि ये बताओ बेटा, तुम चौथ हमें नहीं दोगे क्या? तो निजाम कहता नहीं नहीं देंगे, हम चौथ आपको देंगे। कहता चौथ तो हम लेंगे ही लेंगे, अब हम सरदेश मुखी भी लेंगे तुमसे, ठीक है। तो निजाम मराठों को चौथ और सरदेश मुखी देने के लिए तैयार हो गया। बोले तुम पहले ही चौथ हमें देते रहते तो हमें युद्ध करने की जरूरत क्या थी, ठीक है। तो निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेश मुखी देना स्वीकार कर लिया। तो निजाम ने मराठों को चौथ और सरदेश मुखी देना स्वीकार किया, देना स्वीकार किया, ठीक है। एक तो ये काम किया। दूसरा, शंभू जी को सहायता अब तुम नहीं दोगे, बाजीराव कहता है निजामुल मुल्क से। तो शंभू जी को सहायता ना देना स्वीकार किया। शंभू जी को सहायता ना देना स्वीकार किया। ये शंभू जी कौन है? ये शंभू जी कौन है? तो शंभू जी वही कोल्हापुर का संभाजी, ताराबाई की फैमिली वाला, है ना। तो संभाजी सेकंड जिसको कहते वही तो शंभू जी है। तो अब आपको अगर कल वाला लेक्चर याद है तो आपको ध्यान होगा मराठों में विभाजन हो गया था, एक सतारा और दूसरा कोल्हापुर,
प्रीवियस लेक्चर अगर आपको याद है तो सतारा में साहू छत्रपति, और यहाँ कोल्हापुर में कौन था? शिवाजी सेकेंड, ताराबाई का लड़का, और इसके बाद शंभू जी या संभाजी सेकेंड। तो इन दोनों ग्रुप के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा था। सतारा और कोल्हापुर, इसमें ग्रह क्लेश चल रहा था, और वो ग्रह क्लेश कब खत्म हुआ है? 1731 में वर्ना की संधि हमने आपको बताया था, ठीक है। तो साहू और संभाजी के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। तो हो क्या रहा था, निजाम संभाजी को सपोर्ट कर देता था साहू के अगेंस्ट। तो इस संधि में निजाम के साथ शर्त रखी गई कि तुम शंभू जी को सहायता नहीं दोगे, शंभू जी को सहायता नहीं दोगे तो शंभू जी हो जाएगा कमजोर, ठीक है। तो इस संधि के बाद क्या होगा, जब शंभू जी को अब निजाम सहायता नहीं देगा तो साहू इसे आसानी से सरेंडर करवा देगा। तो शंभू जी के षड्यंत्र भी असफल हो गए, ठीक है। इसके बाद शंभू जी भी साहू के खिलाफ षड्यंत्र अब नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि शंभू जी या संभाजी को निजाम की हेल्प मिल जाती थी ना, और जब संभाजी कमजोर हो जाएगा तो संभाजी साहू के सामने क्या कर देगा? सरेंडर कर देगा, और होगी वर्ना की संधि 1731 में, याद आ रहा है। तो इसके बाद क्या होगी? वर्ना की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्ना की संधि होगी 1731 में। ये किसके किसके बीच होगी? साहू और संभाजी सेकंड के बीच में। और इस संधि के बाद जो संभाजी है वो साहू की अधीनता स्वीकार कर लेता है और दोनों के बीच समझौता हो जाता है, ठीक है। तो जो मुंगीसू गांव की संधि थी, इसने न केवल निजाम को सरेंडर करवाया बल्कि इनडायरेक्टली कनेक्शन है संभाजी के साथ भी, तो संभाजी को भी सरेंडर होना पड़ा। तो मुंगीसू गांव की संधि 1728 में और वर्ना की संधि 1731 में, ठीक है। तो आपने यहां पर सीखा सुकर खेड़ा का युद्ध 1724, पाल खेड़ा का युद्ध 1728, मुंगीसू गांव की संधि 1728 और वर्ना की संधि 1731, ठीक है। आप जल्दी से टेक्स्ट मैसेज कीजिए, जल्दी से टेक्स्ट मैसेज कीजिए। यहां तक समझ में आया? पूरा लिंक समझ में आया? ये जितने लोग लाइव हैं जल्दी से टेक्स्ट मैसेज करें, तब तो हम समझे कि समझ में आया। अभी वॉइस चैटिंग का ऑप्शन अभी हम आपको नहीं दे रहे हैं। ओके ओके ओके। सरदेशमुखी क्या है? सुरुचि, हमने सरदेशमुखी पढ़ाया है, आप वीडियो देखिए, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। कौन सा वाला? परसों वाला, है ना। कल वाला छोड़ के परसों वाला आप रिकॉर्डेड देखिए, उसमें हमने सरदेशमुखी समझाया है, ठीक है। क्योंकि अभी हम फिर बताएंगे तो फिर थोड़ी सी टाइम जाएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको न समझ में आए तो फिर आप पूछ लीजिएगा, तब हम बता देंगे, ठीक है। सारा कुछ पढ़ाया है उसमें हमने। चलो, तो हम इस समय पढ़ रहे हैं बाजीराव फर्स्ट को, ठीक है। बाजीराव फर्स्ट को इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, और छत्रपति के रूप में साहू को, ठीक है। तो साहू छत्रपति है, मराठा छत्रपति, और बाजीराव प्रथम पेशवा है। ये टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, और समय है 1720 से 1740 का, ठीक है। 18th सेंचुरी की बात यहाँ पर चल रही। अब इसके बाद इधर सब इसने निपटा दिया है ना, ये सब हो गया। अब इसके बाद गुजरात का मामला देखो, गुजरात विजय। तो बाजीराव प्रथम गुजरात विजय भी करता है, गुजरात विजय। क्यों? क्योंकि इसने टारगेट क्या लिया था? एक बृहद महाराष्ट्र की नींव रखी है, एक बहुत बड़ा मराठा साम्राज्य हमें बनाना है, ठीक है। तो ये गुजरात विजय करेगा। अब गुजरात का मामला समझो क्या है, ठीक है। तो आप याद करो, गुजरात, गुजरात में पड़ता है सूरत, ठीक है। और सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा। कब कब लूटा? 1664 और 1670, 1664 और 1670।
गुजरात को 2 बार शिवाजी ने लूटा ऐसा बताया जाता है, गुजरात में स्पेशली सूरत को। ठीक है, गुजरात मुगलों का सूबा था, है ना। अकबर ने गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य में शामिल किया था, और गुजरात काफी धनी था, मतलब ट्रेड रेड यहाँ पर काफी होता है। आज भी गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सूरत, अहमदाबाद ये औद्योगिक शहर है। ठीक है, तो गुजरात बाद में क्या किया, मराठों ने गुजरात पर हमला किया और गुजरात से चौथ वसूलते थे मराठे। ध्यान से समझना, तो गुजरात से मराठे चौथ वसूलते थे, मराठे चौथ वसूलते थे, यानी मराठों को यहां से खूब सारा टैक्स मिलता था गुजरात से। ठीक है, साहू ने गुजरात से चौथ वसूलने का राइट दिया था मराठा जनरल, मराठा सेनापति त्र्यंबक राव दाभादे को। ध्यान से समझना, तो देखो गुजरात से मराठे चौथ वसूलते थे, तो मराठों का कोई अधिकारी होगा जिसको जिम्मेदारी दी होगी कि तुम वहां से चौथ वसूल के लाना। तो शाहू जो मराठा छत्रपति है, मराठा किंग है, शाहू ने चौथ वसूलने की जिम्मेदारी जिम्मेदारी मराठा जनरल, मराठा सेनापति, मराठा जनरल यानी सेनापति, मराठा सेनापति त्र्यंबक राव दाभादे, ये नाम है, त्र्यंबक राव दाभादे को दी, दाभादे को दी। अब जानते हो जो मराठा जनरल है त्र्यंबक राव दाभादे, इसकी नियति खराब हो गई। इसकी नियति जानते हो क्या खराब हुई? ये त्र्यंबक राव दाभादे कहता है कि यार चौथ वसूलने हम जाते हैं और वसूल के लाते हैं और हमें देनी पड़ती है, छत्रपति को दे देनी पड़ती है। तो उसकी नियति खराब हुई कि वसूलते हम हैं, क्यों ना हम इस चौथ को अपने पास ही रख लें, हम इस चौथ को अपने पास ही रख लें। तो इसकी नियति खराब हो गई। तो त्र्यंबक राव सोचता है कि चौथ पर हमारा अधिकार हो, हमारा अधिकार हो। ध्यान से सुनते रहिएगा, अलर्ट होके बैठिएगा क्लास में। ठीक है, ऐसा नहीं कि रजाई में ओढ़ के रजाई और वही पढ़ रहे हो। टेबल चेयर पे बैठिएगा और क्लास को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो हमारा अधिकार हो ये चाहता है। अब ये जानते हो, तो त्र्यंबक राव दाभादे तुरंत जाता है निजाम के पास। तो ये कहां जाता है? निजाम के पास जाता है और निजाम से मित्रता करता है। मित्रता कर ली। क्यों मित्रता कर ली? कहता है निजाम से हम मित्रता करते हैं और निजाम का हम सहयोग लेते हैं और सारी चौथ हम अपने पास रख लें, हमें मराठा छत्रपति यानी साहू को चौथ ना देनी पड़े। तो इस समय मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट है, इसको बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। तो बाजीराव फर्स्ट इस घटना के बाद रुष्ट हो जाएगा। परिणाम क्या होगा? युद्ध। परिणाम क्या होगा? युद्ध। तो बाजीराव फर्स्ट ने त्र्यंबक राव दाभादे के ऊपर सैन्य कार्रवाई कर दी, मिलिट्री ऑपरेशन, सैन्य कार्रवाई की और एक युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम होता है डाभोई का युद्ध। क्या नाम होता है? डाभोई का युद्ध। तो ये जो युद्ध है इसको बोलते हैं डाभोई का युद्ध। जगह है डाभोई का युद्ध। एक एक चीज आप समझिएगा, ये बात है 1731 की। तो डाभोई की जो लड़ाई है वो 1731 में होती है। तो आइए डाभोई की लड़ाई का परिणाम हम लोग देखते हैं। परिणाम क्या होगा आप जान ही रहे हो, है ना। निजाम का सहयोग लिया किसने? त्र्यंबक राव ने। और निजाम को सबक मराठे पहले ही सिखा चुके हैं। ठीक है, तो डभोई की जो लड़ाई होगी, डभोई का युद्ध, युद्ध बहुत सारे हैं। ठीक है, 1731 इसमें क्या होगा? ये बाजीराव वर्सेस त्र्यंबक राव,
त्र्यंबक राव। और मदद कौन कर रहा है इसकी तरफ? निजाम से मित्रता कर ली इसने। परिणाम क्या होगा? त्र्यंबक राय मारा जाएगा। ठीक है, त्र्यंबक राव मारा गया इस लड़ाई में, ये मार दिया। और त्र्यंबक राव की जगह पर पिलाजी गायकवाड़ को गुजरात में जिम्मेदारी दी गई। इसकी जगह पर किसको? पिलाजी, ये याद करने की जरूरत नहीं है। पिलाजी गायकवाड़ को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई। गुजरात की जिम्मेदारी कि तुम यहां से चौथवत वसूलोगे, जिम्मेदारी दी गई, है ना। और कुछ दिन बाद 1738 में गुजरात को मराठा साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर आगे चलकर 1738 में, ये 31 में युद्ध हुआ था, ठीक है। 1738 में गुजरात को मराठा एम्पायर में इसको विलय कर लिया गया, मराठा साम्राज्य में इसको मर्ज कर दिया गया, मराठा साम्राज्य में मिला दिया गया, मराठा साम्राज्य में मिलाया गया। तो गुजरात में क्या मामला था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो गुजरात जो है ये बाजीराव प्रथम निगल जाता है, मराठा साम्राज्य में इसे मिला लेता है। ठीक है, तो ये गुजरात विजय हो गई किसकी? बाजीराव फर्स्ट की। अच्छा ये बताओ, ये जितनी विजय कर रहा है बाजीराव फर्स्ट कर रहा है कि छत्रपति साहू कर रहा है? ये सारी की सारी विजय कौन कर रहा है? पेशवा। तो पेशवा हाईलाइट होगा कि नहीं होगा? तो पेशवा का क्रेज बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे पेशवा छत्रपति का स्थान ले लेगा। ठीक है, तो जो काम करेगा क्रेडिट तो उसे ही मिलेगा ना। ठीक है, अभी भले ही साहू के नाम से काम हो रहा है, लेकिन साहू के बाद सर निजाम का क्या हुआ? इसमें निजाम को अभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। ठीक है, अभी निजाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। क्यों? क्योंकि निजाम खुद चौथ तो दे ही रहा है, चौथ और सरदेश मुखी तो दे ही रहा है। ठीक है, निजाम को सिर्फ मित्र बनाया तो निजाम खुल के नहीं आया, निजाम का सपोर्ट है केवल इसको। ठीक है, तो अभी निजाम को कोई यहां पर नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं, अब ये दिल्ली पर चढ़ाई कर देगा कौन? बाजीराव प्रथम। गुजरात निपटा दिया इसने, ठीक है, गुजरात निपट गया। अब बाजीराव प्रथम उत्तर की ओर बढ़ेगा और दिल्ली पर आक्रमण करेगा और भोपाल का युद्ध भी होगा। तो दिल्ली पर आक्रमण और भोपाल का युद्ध, दिल्ली पर अगला इसका निशाना, दिल्ली पर आक्रमण और भोपाल का युद्ध, दिल्ली पर आक्रमण और भोपाल का युद्ध, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हुआ क्या, दिल्ली पर आक्रमण किया इसने 1737 में, मार्च 1737 में दिल्ली की ओर मार्च किया इसने। ठीक है, तो मार्च 1737 में दिल्ली की ओर इसने मार्च किया, आक्रमण किया, लेकिन इसे कुछ लालच दे दिया गया। बोला कि यार तुम दिल्ली पर आक्रमण ना करो, है ना, तुम्हें हम मालवा की सूबेदारी दे देंगे, मालवा की सूबेदारी दे देंगे, और साथ ही साथ तुम्हें हम 13 लाख रुपए वार्षिक नकद धनराशि भी देंगे। ठीक है, कितनी? 13 लाख रुपए वार्षिक नकद कैश अमाउंट देंगे, धन राशि देंगे। इसका आश्वासन मिला इसको, आश्वासन। तो बाजीराव फर्स्ट कहता है कोई बात नहीं, नहीं करेंगे आक्रमण। ठीक है, तो दिल्ली पर आक्रमण किया, लेकिन इसको आश्वासन दिए गए दो कि तुम्हें 13 लाख रुपए वार्षिक भी मिलेगा और मालवा की सूबेदारी भी तुम्हें दे दी जाएगी। इसलिए इसने दिल्ली पर आक्रमण किया तो, लेकिन ये वहां से लौट आया। अब आगे मामला क्या होता है, इधर क्या होगा, अगला स्टेप। अब ये
भोपाल का युद्ध कैसे हो जाएगा। तो दिल्ली पर आक्रमण का मामला आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब ये भोपाल का युद्ध कैसे होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, भोपाल का युद्ध। ठीक है, तो इधर क्या हुआ, मुगल बादशाह क्या करता है, मुगल बादशाह ये 1737 में 1737 में निजाम को मराठों के विरुद्ध भेजता है। ठीक है, निजाम, हैदराबाद का निजाम को मराठों के विरुद्ध भेजा, मराठों के विरुद्ध भेजा। अब आप सोचेंगे कि निजाम बड़ा कलाकार है, तो कोई निजाम तो इनसे हार चुका है, पहले ही हार चुका है। ठीक है, निजाम हार चुका है मराठों से, एक बार नहीं कई बार हरा दिया मराठों ने। इसके बावजूद भी निजाम को मोहरा बनाया गया, तो निजाम को फिर भेज दिया गया मराठों के विरुद्ध। और जैसे ही निजाम को भेजा गया तो ये निजाम पहुंचा कहां पर, भोपाल। भोपाल पहुंचा तो भोपाल में ही मराठों ने निजाम को घेर लिया और युद्ध हो गया, जिसको कहते हैं भोपाल का युद्ध। तो यही है परिणाम, क्या होगा, भोपाल का युद्ध। ठीक है, भोपाल का युद्ध होगा। अब जानते हो, निजाम कहता है कि हम बार बार पराजित होते फिर भी हमें तुम भेज रहे हो, मोहरा बना रहे हो। ठीक है, भोपाल के युद्ध का परिणाम क्या होगा, परिणाम तो आपको पता ही है। ठीक है, निजाम की पराजय, निजाम की। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर निजाम को भेजा किसने है, मुगल बादशाह। और मुगल बादशाह इस समय है कौन, तो मुगल बादशाह इस समय कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला, नाम ही है इसका रंगीला, ये मुगल बादशाह है, मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने किसको भेजा, निजाम को। निजाम हो गया पराजित भोपाल के युद्ध में मराठों से। तो निजाम की पराजय का मतलब यहाँ पर क्या है, मुगल बादशाह की पराजय है एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि वो किसकी तरफ से गया था, मुगल बादशाह की तरफ से। तो निजाम यहाँ पर पराजित हो जाता है। तो भारत में जो मुगल बादशाह हैं वो कमजोर हो चुके हैं, पेशवाओं के सामने वो टिक नहीं पा रहे हैं। तो मुगलों के बाद अगर भारत में कोई बड़ी पावर के रूप में उभरता है तो वो मराठे उभरते हैं। ठीक है, और लेकिन इन मराठों को अंग्रेज भी पराजित कर देंगे। तो भारत में फिर जब मराठे पराजित हो जाएंगे तो अंग्रेज यहाँ पर कॉलोनी बना लेंगे इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ पर निजाम पराजित हो जाता है और पराजित निजाम से फिर एक संधि की जाती है। तो निजाम की पराजय और पराजय के बाद फिर से एक संधि होगी। तो यहाँ पर बहुत सारी संधियां और युद्ध होते हैं, इसको अगर लिंक करके याद करोगे और अगर आपने 2-3 बार लेक्चर को रिपीट कर करके देख लिया और नोट्स पे काम कर लिया तो ये दिमाग में फीड हो जाएगा, एकदम बैठ जाएगा। ठीक है, और फुर्सत में चीजें अगर पढ़ेंगे तो हमें ज्यादा याद रहेंगी। तो ये जो संधि होगी, इस संधि को भारतीय इतिहास में क्या कहते हैं, तो फिर से भोपाल के युद्ध के बाद फिर से एक संधि होगी और इस संधि को भारतीय इतिहास में कहते हैं दुरई सराय की संधि। क्या बोलते हैं, दुरई सराय की संधि, सराय की संधि, ट्रीटी ऑफ दुरई सराय। ये 1738 की बात है, 1738। तो 37 में युद्ध हुआ और 38 में ये संधि हो जाएगी, दुरई सराय की संधि। तो ऑब्वियस सी बात है, एक संधि में जो शर्तें होंगी वो मराठों के फेवर में होंगी। तो जितनी भी संधियां यहाँ पे जो शर्तें होंगी वो मराठों के अनुकूल होंगी, है ना। तो शर्तें ये मराठों के अनुकूल थी, मराठों के अनुकूल यानी मराठों के फेवर में होंगी। तो शर्तें मराठों के फेवर में थी। निजाम ने संपूर्ण मालवा प्रदेश, है ना, क्या है सर, निजाम ने संपूर्ण मालवा प्रदेश
और साथ ही संपूर्ण मालवा प्रदेश और साथ ही चंबल, नर्मदा से लेकर चंबल तक का जितना भी क्षेत्र था वो सब मराठों को सौंप दिया। नर्मदा से लेकर, नर्मदा नदी से लेकर चंबल, चंबल तक का प्रदेश मराठों को सौंप दिया, मराठों को सौंप दिया। अब आप देखिए मराठे कितने शक्तिशाली हो गए। तो संपूर्ण मालवा रीजन और नर्मदा नदी से लेकर चंबल तक का जितना भी प्रदेश था वो सब मराठों को मिल गया। तो बाजीराव फर्स्ट देखिए कितनी सारी विजय कर रहा है और ऑब्वियस सी बात है कि मराठा साम्राज्य को बहुत ज्यादा ये एक्सपेंड कर रहा है ना। तो ये बृहद महाराष्ट्र की जो न्यू डाली वो इसने उस पर काम भी किया है, ठीक है। और इसने अपने मराठा साम्राज्य को कई दिशा में इसने विस्तार किया, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये निजाम को मार वार नहीं रहा है, निजाम को जानते हैं ये मराठे, यानी बाजीराव फर्स्ट जानता है कि निजाम तो वैसे भी कमजोर है, इसको हम तो बहुत बार हरा चुके हैं, तो हम इसको मारेंगे नहीं। जैसे ये मेरे से युद्ध करेगा हम इसे हरा देंगे और हरा के इससे संधि कर लेंगे और संधि के माध्यम से इसके क्षेत्र को हम छीन लेंगे। तो मराठे इस निजाम से बिल्कुल नहीं डरते हैं। कहता कि तुम जितने बार आओगे उतनी बार हम तुम्हें मारेंगे और हम तुमसे संधि के माध्यम से तुम्हारे क्षेत्रों को छीन लेंगे। ये बात बाजीराव को पता थी, ठीक है। तो बताइए यहां तक चीजें आपको समझ में आई? एक बार मैसेज कीजिए। ओके 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 चलिए। तो देखिए चीजें हमारे दिमाग में लंबे समय तक कैसे रहे, तो इसके लिए आपके पास रिकॉर्डिंग मौजूद रहेगी, है ना। तो रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद रहेंगी और जब चाहा तब आप उसको चला लिया, ठीक है। जब चाहा तब आपको चला के रिवाइज कर लिया। लेकिन ऑफलाइन क्लास में वो फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ठीक है। तो बार बार अगर आप इसको देखते रहेंगे और नोट्स पे काम करते रहेंगे और जो टेस्ट पेपर हम लोग जो शुरू किया है उसको आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपको एकदम चीजें बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाएगी, ठीक। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर बसीन की विजय। अब ये बसीन क्षेत्र जीतेगा, बसीन या बेसिन, क्या बोलते हैं इसको, बसीन या बेसिन। ये बेसिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बेसिन की संधि होगी, ठीक है। एक बेसिन की संधि आगे हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास में बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बेसिन या बसीन की विजय, कोई हमें बताएगा बसीन किसके अधिकार में था? मराठों ने बसीन को किससे जीता? बसीन पर अधिकार किसका था? कोई बताएगा? मैं पढ़ा चुका हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कोई तो बताए कि मुझे पता है। हेलो, बसीन किसके अधिकार में था जिससे अंग्रेजों ने जीत लिया, सॉरी मराठों ने जीत लिया? एनीवन? कोई नहीं, रिवीजन कीजिए। एक लोगों का मैसेज आया है, अनुप्रिया में भी मुगल नहीं। रिवीजन कीजिए, रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए। बसीन पर पुर्तगालियों का अधिकार था। बसीन जो है बॉम्बे के पास पड़ता था, महाराष्ट्र रीजन में। ये पुर्तगालियों की बस्ती थी। पुर्तगाली जब हमने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था ये पुर्तगालियों की बस्ती थी। बार बार याद कर लो, पुर्तगालियों की बस्ती थी, ठीक है। तो पुर्तगालियों से जीता था मराठों ने बसीन को। ये बात है 1739 की, 1739, 1739, ठीक। ये जो ईयर वगैरह है ये बहुत ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप बार बार जब रिवाइज करते रहेंगे तो ये अपने आप दिमाग में आ जाएंगे, ठीक है। तो 1739 में
ये पुर्तगाली वर्सेस मराठा, पुर्तगीज वर्सेस मराठा, ये शुरू हुआ। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली बाजीराव नहीं गया था, यहां पर मराठों की सेना का जो नेतृत्व किया था वो चिमना जी ने किया था। चिमना जी कोई थे, ये आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है तो सब कुछ बताना है। तो चिमना जी ने यहाँ पर लीड किया और परिणाम क्या हुआ, परिणाम रिजल्ट क्या है, तो मराठों की विजय है ना। तो परिणाम हुआ पुर्तगालियों की राजधानी बसीन पर कब्जा। पुर्तगालियों की राजधानी थी ये, पुर्तगालियों की बस्ती बसीन पर कब्जा, बसीन पर कब्जा कर लिया। तो यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध मराठों की ये महानतम विजय थी। अब देखिए, मराठों ने यूरोपियंस को भी यहां पराजित करना शुरू किया, तो यूरोपियंस के ऊपर ये मराठों की महानतम विजय थी। ठीक है, तो ये होता है। ठीक, फिर इसके बाद इसी दौर में बाजीराव फर्स्ट के टाइम पर कुछ नए नए मराठा राजवंशों का भी उदय हुआ। ठीक है, तो कुछ नए मराठा राजवंश, नए मराठा राजवंश इसी समय आते हैं। ठीक है, ये स्थानीय मराठा सरदार थे, तो इन्होंने नए मराठा राजवंशों की स्थापना की। तो जैसे यहां पर एक था राणोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया, इसने राणोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया ने मालवा के सिंधिया राजवंश की स्थापना की, मालवा के सिंधिया राजवंश की स्थापना की, मालवा के सिंधिया राजवंश की स्थापना की, सिंधिया डायनेस्टी की स्थापना करता है ये। तो राणोजी, ठीक है, इसकी प्रारंभिक राजधानी उज्जैन में थी और बाद में ग्वालियर हो गई। इसकी राजधानी क्या थी, राजधानी क्या थी, उज्जैन शुरुआत में, और बाद में ग्वालियर, बाद में कहां बनाई इसने, ग्वालियर। तो मालवा, मालवा मतलब मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इन्होंने फाइनली अपनी राजधानी कहां बनाई, ग्वालियर में, इसीलिए तो बोलते हैं ग्वालियर के सिंधिया। तो सिंधिया राजघराना कहां का था, ग्वालियर का। ठीक है, तो इस सिंधिया राजवंश की स्थापना किसने की थी, राणोजी सिंधिया ने, याद रखिएगा। तो ये एक मैचिंग आती है, ऐसे मराठा राजवंश दे देंगे और कौन कहां के थे उसकी मैचिंग पूछी जाती है। तो ग्वालियर के सिंधिया थे, मालवा रीजन में राणोजी सिंधिया ने इस डायनेस्टी की स्थापना की। इसके बाद मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर, ये जो मल्हार राव होलकर था, इसने मालवा के एक हिस्से पर इसने अधिकार किया। ठीक है, तो इसने क्या किया, मालवा का एक हिस्सा, मालवा के एक हिस्से पर इसने अधिकार किया, हिस्से पर अधिकार जमाया, और इसने अपना पॉलिटिकल सेंटर स्थापित किया इंदौर में। ठीक है, तो इंदौर को इसने अपना केंद्र बनाया, इंदौर को क्या बनाया, केंद्र बनाया। तो इसीलिए कहा जाता है होलकर कहां के थे, इंदौर के, होलकर कहां के थे, इंदौर के। तो होलकर राजघराना कहां का था, इंदौर का, ध्यान रखिएगा, इंदौर का। ठीक, फिर जो पिलाजी गायकवाड़ था, ठीक है, तीसरा पिलाजी गायकवाड़, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था पिलाजी गायकवाड़। तो पिलाजी गायकवाड़ को कहां की जिम्मेदारी दी गई थी, जल्दी बताओ चैटिंग में, गायकवाड़, गायकवाड़, पिलाजी गायकवाड़, त्र्यंबक राव को पराजित करने के बाद पिलाजी गायकवाड़ को गुजरात की जिम्मेदारी दी गई थी। वेरी गुड, गुजरात की जिम्मेदारी दी गई थी। तो इन्होंने, जो पिलाजी गायकवाड़ थे, इन्होंने अपना जो सेंटर बनाया था वो बड़ौदा को बनाया था, बड़ौदा। तो बड़ौदा को इन्होंने अपना पॉलिटिकल सेंटर बनाया, बड़ौदा को
अपना राजधानी बनाया। तो जो गायकवाड़ थे मराठों में, ये कहाँ के थे? बड़ौदा के। मैचिंग आती है, ये मैचिंग आएगी यहां से। तो गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदा के थे। ओके, ठीक है। तो ऐसे आएगा कि सिंधिया कहाँ के थे? ग्वालियर के। होलकर कहाँ के थे? इंदौर के। गायकवाड़ कहाँ के थे? बड़ौदा के। इसी प्रकार एक था भोसले, भोसले राजघराना। वैसे तो शिवाजी ही भोसले परिवार के थे, ठीक है। तो ये जो भोसले थे, ये अपना केंद्र बनाते हैं, भोसले राजवंश नागपुर, महाराष्ट्र में। तो भोसले कहाँ के हो गए? नागपुर के हो गए। ये साहू के साथ अपना संबंध स्थापित करने का दावा करते हैं, कहते हैं हम साहू के राजवंश से बिलोंग करते हैं। तो इसी टाइम पर ये बहुत सारे नए मराठा राजवंशों का जन्म होता है, ठीक है, बाजीराव फर्स्ट के काल में। तो ये कई मराठा सरदार आ जाते हैं, स्थानीय मराठा सरदार, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक था। अब बाजीराव फर्स्ट की जब डेथ हो जाती है, तो बाजीराव फर्स्ट का लड़का होता है, उसको अगला पेशवा बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि पेशवा का पद कैसा हो गया है? आनुवांशिक हो चुका है। तो अगला पेशवा होगा जिसका नाम होगा, देखो आपको हमने बताया पेशवाओं का क्रेज बालाजी विश्वनाथ से शुरू हुआ। बालाजी विश्वनाथ, हालांकि ये पहले पेशवा नहीं थे, ये कौन थे? 7वें पेशवा थे। इसके पहले 6 पेशवा और हुए। तो इसके पहले के जो 6 पेशवा हुए वो उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उस समय छत्रपति डोमिनेंट था, ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के बाद इसका लड़का बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम, और बाजीराव प्रथम के बाद उसका लड़का, ठीक है। तो इसके लड़के का नाम क्या रखा गया? तो इसके अपने दादा से नाम बालाजी चुराया गया और अपने फादर से नाम बाजीराव लिया। तो बालाजी बाजीराव, क्या नाम हुआ? बालाजी बाजीराव। तो ये दादा है, ये फादर है, और ये लड़का है। तो आप देख रहे हैं, फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं, पेशवा का पद पहले वंशानुगत नहीं था, पैतृक नहीं था, लेकिन बाद में पेशवा का पद पैतृक हो गया, वंशानुगत हो गया, हेरिडेटरी हो गया। तो किसकी फैमिली में ये वंशानुगत हुआ? बालाजी विश्वनाथ की फैमिली में। और किसने वंशानुगत बनाया? साहू ने। कौन छत्रपति था जिसने पैतृक आधार पर पेशवा के पद की नियुक्ति की? एक नया क्वेश्चन, वो कौन सा छत्रपति था जिसने पैतृक आधार पर पेशवा की नियुक्ति शुरू की? तो वो कौन छत्रपति था? शाहू था, ठीक है। ओके, तो समझ में आ रहा है? जल्दी से मैसेज करते रहिए, जल्दी से मैसेज करते रहिए। क्या बीच बीच में लोग लाइव क्लास से हट जाते हैं? क्या उनका कोई इंटरनेट इश्यू रहता है? इंटरनेट बचा के रखिए आप लोग, ठीक है। इंटरनेट आप बचा के रखिए जरूर, या वाईफाई लगवा लीजिए घर में। यस सर, ऑल क्लियर। ओके 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 ओके। तो हम एक एक चीज आपको बताते हैं और कई कई बार बताते रहते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है कि आपको चीजें दिमाग में आ जाए। तो अगला पेशवा नाम याद रहेगा, बालाजी बाजीराव। बालाजी लिया इसने अपने दादा से और बाजीराव लिया अपने फादर से, और एक फिर से नया पेशवा आ जाता है, बालाजी बाजीराव। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बालाजी बाजीराव को। बालाजी बाजीराव को बालाजी बाजीराव, समय होगा 1740 तक था, तो ये 1740 से 1761 तक रहेगा। ये आपको समय याद कर लेना है भाई, इन पेशवाओं का टाइम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब टाइम याद रखेंगे तो काफी हेल्प मिलेगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। तो जहां पर चीजें आपको याद करनी है वो हम आपको बताते रहेंगे भाई, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा मेमोराइज करते हुए चलेंगे। तो साहू ने इसको भी अपॉइंट किया है, ठीक है।
तो इसकी नियुक्ति किसने की? तो इस समय छत्रपति कौन है? मैं याद दिलाता रहूं, साहू। पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव। तो ये है पेशवा, ठीक। ये छत्रपति। छत्रपति कौन है? साहू। साहू ने इसकी भी नियुक्ति की, लेकिन साहू का देहांत हो जाता है 1749 में। मृत्यु कब होती है? 1749। तो साहू की डेथ हो जाती है 1749 में। लेकिन साहू का कोई पुत्र नहीं था। साहू का कोई पुत्र नहीं था। तो जब साहू का कोई पुत्र नहीं होगा तो साहू के बाद अगला छत्रपति बनेगा कौन? तो साहू जानते हो छत्रपति किसको, उत्तराधिकारी किसको बना के जाता है? तो साहू का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? क्योंकि इसका लड़का है नहीं। तो जब इसका लड़का है नहीं, तो मराठों के दो ग्रुप याद करो, दो ग्रुप, एक साहू वाला सतारा और दूसरा ताराबाई वाला कोल्हापुर। याद आया? ताराबाई वाला कोल्हापुर। तो इधर नाम कैसे चलते हैं? ताराबाई का लड़का शिवाजी सेकेंड, शिवाजी सेकेंड, फिर संभाजी सेकेंड, क्यों भाई? संभाजी सेकेंड। आपको याद आ रहा है? शिवाजी का लड़का संभाजी था, तो इधर शिवाजी द्वितीय के बाद संभाजी द्वितीय, इसके बाद इधर राजा राम द्वितीय आ जाएगा, राजा राम द्वितीय। तो साहू का इधर कोई है नहीं वंश, इधर कोई है नहीं। तो साहू जानते हो क्या करेगा? तो साहू अपने खानदान की याद करेगा, कहेगा कि कोई बात नहीं, ताराबाई थी तो मेरी चाची ही, तो इसी की फैमिली से किसी को उठाते और हम उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। तो साहू का उत्तराधिकारी कौन बनेगा? राजा राम सेकेंड। तो यहां पर हुआ राजा राम सेकेंड। तो इस समय छत्रपति कौन है? राजा राम सेकेंड, ठीक है। और पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव। 1749 से ये चेंज हुआ। तो इतनी बातें, तो ये जो हम यहाँ इस तरीके से आपको बताते हैं ताकि आपके दिमाग में ये एरो ये दिमाग में बैठे। और ये वाला जो हम ग्रुप बता रहे हैं 2-3 बार बता चुके ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठे, ठीक है। तो जैसे अब कंफ्यूज, शिवाजी एक था कि दो थे, राजा राम एक था कि दो थे, संभाजी एक था कि दो थे। तो जो दो वाले हैं वो इस तरफ चल रहे हैं, कोल्हापुर वाले, और एक जिसमें दो नहीं लिखा होता वो सतारा वाले चल रहे हैं, साहू फैमिली से, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो चेंज होता है। अब देखना ध्यान से भाई, अब देखना आप लोग ध्यान से। तो ये चेंज हो चुका है भैया, ठीक है, ये चेंज हो चुका है। अब आप देखो, अब ये राजा राम सेकेंड उतना योग्य नहीं है भैया, हाँ, ये उतना योग्य नहीं है। अब बालाजी बाजीराव के दिमाग में बात आती है कि यार मराठों के लिए, छत्रपति के लिए हमारे दादाजी ने काम किया, हमारे फादर बाजीराव ने काम किया, तो जब काम हम ही लोग कर रहे हैं, छत्रपति तो कुछ कर ही नहीं रहा है और छत्रपति ये इस समय अयोग्य है, तो क्यों ना हम छत्रपति से एक समझौता करें कि भैया छत्रपति आप अपने सर पर मुकुट लगा के बैठो महल में, काम हमें करने दो, ठीक है। तो बालाजी बाजीराव क्या करता है? मराठा छत्रपति राजा राम द्वितीय से एक संधि करता है और उस संधि का नाम है संगोला की संधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगली संधि जानते हो यहां पर क्या होगी? संगोला की संधि, ट्रीटी ऑफ संगोला, संगोला की संधि, ट्रीटी ऑफ संगोला योगी 1750 में। ये किसके किसके बीच में होगी? ये किसके किसके बीच में होगी? तो छत्रपति प्लस पेशवा। पेशवा कौन है? बालाजी बाजीराव। छत्रपति कौन है? राजा राम द्वितीय। इस संधि का जो प्रोविजन है, जो प्रावधान है, वो क्या है? प्रावधान क्या है? प्रावधान ये है, इस संधि के बाद पेशवा अब
मराठा साम्राज्य का सर्वे सर्वा हो जाएगा और छत्रपति केवल मेयर ऑफ द पैलेस रहेगा। ठीक है, तो प्रावधान क्या है? छत्रपति, मराठा छत्रपति केवल महलों का महापौर, महलों का महापौर, महापौर को क्या कहते हैं? मेयर, महापौर रहेगा, जबकि मराठा साम्राज्य का, मराठा साम्राज्य का सर्वे सर्वा, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा पेशवा होगा, पेशवा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है छत्रपति अब नाम मात्र का मराठा किंग है, रियल पावर किसके पास आ गई? पेशवा के पावर, पेशवा के पास। तो संगोला की संधि क्या कहती है? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संगोला की संधि में जो मराठा संतुलन था, मराठा साम्राज्य पेशवा छत्रपति के बीच में, तो पहले छत्रपति ऊपर था, अब छत्रपति नीचे आ गया और पेशवा ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो संगोला की संधि आपको समझ में आया। तो मराठा जो साम्राज्य है उसका प्रमुख नेता कौन हो जाता है? रियल में नेता कौन हो जाता है? रियल में नेता हो जाता है पेशवा। ठीक है, तो मराठा राजनीति का केंद्र बिंदु अब सतारा से हटकर पूना हो जाता है। तो मराठा राजनीति का केंद्र बिंदु अब कहां चला जाता है? पूना। ये मराठा राजनीति का केंद्र बिंदु हो जाता है। ठीक है, बालाजी बाजीराव के काल में मराठा राज्य का सबसे ज्यादा प्रसार हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रसार हुआ। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है आज। ठीक है, लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो आज क्लास को हम यहीं पर रोकेंगे और कल फिर से हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 लेक्चर और लगेंगे, तब ये खत्म होगा पूरा। ठीक है, लेकिन इतिहास का एक बड़ा पोर्शन यहाँ कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग कल।